नमस्कार। मध्य प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी अंचल के विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह व्याख्यान बीए तृतीय सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अब मैं बच्चों आपको अपना परिचय दे दूं। मैं प्रतिभा सिंह शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक हूं। आज हम मैथिली शरण गुप्त और उनके काव्य पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस व्याख्यान को सुनने के बाद आप परिचित हो सकेंगे मैथिली शरण गुप्त के सामान्य परिचय से। इसके अंतर्गत हम उनका सामान्य परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी देखेंगे। गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं देखेंगे, जिसमें आप भाव पक्षीय वैशिष्ट और कला पक्षीय वैशिष्ट को समझ सकेंगे। इसके बाद गुप्त जी की रचनाओं को देखेंगे। और बच्चों, एक चीज मैंने देखी है कि जब आप लोग कविता करते, काव्य की व्याख्या करते हैं, तो उसमें कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, यानी कि किन पॉइंट पे, किन बिंदुओं को लेकर व्याख्या करनी है, ये अक्सर विद्यार्थियों को थोड़ा समझ में नहीं आ पाता है कई बार। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित गुप्त जी की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस कविता की हम व्याख्या देखेंगे। और इसके बाद पूरे व्याख्यान का हम रिवीजन करेंगे और अंत में इस व्याख्यान से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं? अपनी कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। और आप कुछ भी, आपको जो ऐसा लगे कि जैसे आप नोट करना चाहें, तो वो सारी चीजें आप नोट करते चले जाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का सामान्य परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव, जिला झांसी में हुआ। इनके पिता परम राम भक्त एवं काव्य प्रेमी थे और वे कनक लता उपनाम से रचना लिखते थे। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात मैथिली शरण गुप्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने हेतु झांसी भेजे गए, लेकिन कुछ समय पश्चात ही वे वापस घर आ गए और इस प्रकार उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके परिवार में साहित्यिक वातावरण था, साहित्यिक परिवेश था। इस कारण गुप्त जी भी रचनाएं करने लगे। छुटपुट रचनाएं उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दी। लगभग 18 वर्ष की उम्र में वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। उस समय 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादन करने के लिए तत्पर हुए। उनके हाथ में सरस्वती पत्रिका आ गई। बच्चों, आप जानते होंगे कि द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के विशेष पक्षधर रहे हैं और हिंदी के प्रकांड पंडित रहे हैं। तो उस समय जो सरस्वती पत्रिका जैसे ही उनके हाथ में आई, वह पत्रिका बहुत अच्छे से परिष्कृत होती चली गई, परिमार्जित होती चली गई। और उस समय गुप्त जी की इच्छा हुई कि वे इस पत्रिका में उनकी रचनाएं छपें। यद्यपि उनकी रचनाएं अन्य पत्रिकाओं में छपती रहती थी। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी हुई अपनी एक रचना द्विवेदी जी के पास भेजी। यद्यपि वह रचना पत्रिका में तो नहीं छप सकी, लेकिन कुछ समय पश्चात द्विवेदी जी का एक पत्र उन्हें मिला, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि सरस्वती में बोलचाल की भाषा में लिखी हुई रचनाएं प्रकाशित होती हैं, तो इसलिए आप खड़ी बोली में ही अपनी रचना भेजें। और साथ में उन्होंने इनसे आग्रह किया, गुप्त जी से आग्रह किया कि वे अपने नाम के आगे लगा हुआ उपनाम हटा दें। तो उनके पत्र के प्राप्त होने के बाद गुप्त जी में विशेष रूप से 2 परिवर्तन हुए। एक कि वे खड़ी बोली में रचना लिखने लगे। नंबर 2, उन्होंने उपनाम हमेशा के लिए त्याग दिया। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले जो रचना भेजी सरस्वती पत्रिका के लिए, उसका नाम था हेमंत।
हेमंत नाम से भेजी गई रचना में कुछ संशोधन के पश्चात सरस्वती पत्रिका में यह छप गई, और इसके पश्चात तो समझिए कि उनका काव्य सृजन की जो एक श्रृंखला है बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी। गुप्त जी ने द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु बना लिया, दूसरी ओर द्विवेदी जी ने भी इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार बहुत सामयिक विषयों पर गुप्त जी के द्वारा रचनाएं लिखी जाने लगी। और उस समय द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा था, उसका शीर्षक था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो उससे प्रेरित होकर गुप्त जी ने साकेत की रचना की। तो इस तरह से फिर उनकी कलम रुकी नहीं और बराबर बढ़ती चली गई। अब इसके बाद हम देखेंगे गुप्त जी के काव्य की विशेषताएं। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते होंगे कि गुप्त जी राष्ट्र कवि थे और साथ में युग प्रतिनिधि कवि थे। भाषा, भाव शैली, छंद योजना आदि विविध विषयों में लिखी गई उनकी रचनाएं उस समय के युग प्रतिनिधि के रूप में जानी जाती हैं। हिंदी काव्य धारा के विकास में इस युग का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से माना जाता है। यह वह युग था जब समाज सुधार और राजनीतिक आंदोलनों की चेतना बहुत सक्रिय रूप में चल निकली थी। एक ओर बंगाल में राजा राम मोहन राय हिंदू समाज के परिष्कार के लिए यत्न कर रहे थे, तो दूसरी ओर दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के परिमार्जन के लिए हिंदू जागरण का मंत्र फूंक रहे थे। विधवा विवाह, अछूतोद्धार, नारी जागरण आदि जो समाज सुधार के आंदोलन हैं वे तेजी से चल निकले थे। इसी समय गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम के लिए देशवासी कटिबद्ध थे। और इस समय जो अछूतोद्धार, समाज सुधार, सत्य का प्रयोग, ये सारे जो आग्रह हैं लोगों के मन में घर करते चले जा रहे थे। तो इस तरह से बच्चों, गुप्त जी ने ये सारे जो सूत्र हैं इनको अपनी काव्य परिधि में समेट लिया। यद्यपि भारतेंदु युग में इस तरह की रचनाएं जैसे कि समाज सुधार से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित कई सारी रचनाएं लिखी गईं, लेकिन फिर भी वो सीमित मात्रा में थी। गुप्त जी ने प्राप्त विरासत को आगे बढ़ाया, उसको तत्कालीन परिवेश में ढालते हुए समृद्धशाली बनाया। तो इस प्रकार गुप्त जी के काव्य में हमें उनके युग की सारी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तो अब हम देख रहे हैं बच्चों कि गुप्त जी की जो काव्य की विशेषताएं मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित की गई हैं, भाव पक्षीय वैशिष्ट्य और दूसरा है कला पक्षीय वैशिष्ट्य। तो इनका जो भाव पक्ष है जितना समृद्ध है, कला पक्ष भी उसको आगे बढ़ाने के लिए उतना ही समृद्धशाली रहा है। भाव पक्ष से आशय कि उन्होंने किस प्रकार के भावों को लिया है, कहाँ उनकी जो दृष्टि है, किस किस क्षेत्र में उनकी दृष्टि पड़ी है, और कला पक्ष से आशय है उनका जो शिल्प है उसमें किस किस चीजों को समाहित किया गया है। तो इनकी चर्चा अब हम आगे करेंगे। तो गुप्त जी के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणि कांचन संयोग बन पड़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाव पक्षीय वैशिष्ट्य। इसके अंतर्गत पहली विशेषता है भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त जी भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे। उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट सम्मान था और उनकी कविताओं में संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बिखेरने वाले स्वर यत्र तत्र हमें दिखाई देते हैं। देश प्रेम उनकी कविताओं में कूट कूट कर भरा है। तो उनके जो रचनाओं के जो पात्र हैं, जैसे जो नायक हैं, सब उनका जो प्राचीन जो पुरुष हैं, प्रेरक पुरुष हैं, उनके आदर्शों को उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किया और उन आदर्शों के माध्यम से जनता में आत्मगौरव, आत्मत्याग,
देश प्रेम और बलिदान की भावना भरने का प्रयास किया। उन्हें आर्य संस्कृति से विशेष प्रेम था और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रबल समर्थन किया। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, समन्वयवादी कवि। गुप्त जी समन्वयवादी कवि रहे हैं। उनके मन में किसी भी धर्म के प्रति दुराग्रह नहीं था। काबा और करबला उसकी जो रचना है, इस रचना के माध्यम से उन्होंने मुसलमानों के धर्मगुरु मोहम्मद साहब के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट की। तो दूसरी ओर उन्होंने गुरुकुल रचना लिख करके सिखों के धर्म के प्रति भी अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जो किसी भी धर्म के प्रति उनके मन में उदासीनता का भाव नहीं था। उनका कहना था कि भारतवर्ष में सभी वर्ग, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को मिलजुल कर चलना है। जब वो संगठित हो जाएंगे तब कोई भी उनके ऊपर अपनी बुरी दृष्टि नहीं डाल सकता। और जो पराधीनता की बेड़ियों में उस समय भारत लिपटा हुआ था, उसको स्वतंत्र होने के लिए भी उनका समन्वित होना बहुत जरूरी था। तो इसलिए गुप्त जी ने हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू जैन, बौद्ध, सभी जो आपस में जातियां हैं उनके प्रति उनसे अनुरोध किया कि वे आपसी जो वैमनस्य है उसको त्याग करके आपस में संगठित होकर रहें। इसीलिए वे लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों अब छोड़ें वह विग्रह की नीति, अर्थात अपने आपसी भेदभाव को भुलाकर वे आपस में संगठित हो जाएं। राम के अनन्य भक्त। गुप्त जी को यह विरासत पैतृक रूप में मिली है। वे राम के बहुत अधिक भक्त थे। राम उनके रोम रोम में समाये हुए थे। इसी कारण उन्होंने राम को आदर्श और मर्यादा के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि जनता की समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में राम अवतरित हुए हैं। और उनके जो चरित्र में वे महाकाव्य देखते थे। राम का चरित्र बहुत आदर्श रूप में उन्होंने चित्रित किया है, जिसमें समस्त गुण, मानवीय चेतना के समस्त गुण उनके चरित्र में समाये हुए हैं। वे कहते थे कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मानवता के पोषक। गुप्त जी मानवता के पुजारी रहे हैं। साकेत में उन्होंने मानवतावादी प्रवृत्तियों को बहुत अधिक सिंचित किया है। साकेत के नायक राम सारे संसार में एकजुटता का संदेश देते हैं। प्रजापालक, समर्पण, त्याग, ये सारे भाव उनके अंदर समाये हुए हैं। और इसी तरह से उस साकेत तथा उनकी अन्य रचनाओं के पात्र मानवता के पुजारी रहे हैं। साकेत के प्रारंभ में कवि के मन में द्विविधा उत्पन्न होती है। वे कहते हैं कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या। तो इस प्रकार उन्होंने मानवता की सच्ची सेवा की है। राष्ट्रवादी विचारधारा। गुप्त जी राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। उनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उनकी सारी रचनाओं में देश प्रेम के हमें बहुत सारे स्वर दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया है, उनकी रचनाओं का यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं, संबंधित विचार गुप्त जी के काव्य में ही हमें दिखाई देते हैं। इसी कारण बाबू गुलाब राय ने कहा था कि उनकी कविता राष्ट्रीयता और मानवतावाद की प्रबल समर्थक है। शुक्ल जी ने भी लिखा है कि सत्याग्रह, अहिंसा, प्रेम, विश्व बांधुत्व, मनुष्यत्व, ये सारे भावों की झलक गुप्त जी की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। तो राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक होने के कारण ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की। काशी में 1963 में गुप्त जी को एक बहुत भव्य आयोजन में महात्मा गांधी द्वारा यह उपाधि दी गई। और इससे यह सिद्ध होता है, मानो गांधी जी यह कहना चाह रहे हों कि आप इस दायित्व को, इस गुरुतर दायित्व को और आगे तक ले जाएं। और गुप्त जी ने इसे शिरोधार्य किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत किया, राष्ट्रीय भावना से साहित्य को सरोबार किया। जो देशद्रोही हैं, जो दुराग्रही हैं, उनके प्रति कटाक्ष करते हुए कवि कहते हैं कि जिसको न निज जाति निज राष्ट्र का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निराह है और मृतक समान है। अर्थात जिसे अपनी जाति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जिसके मन में कोई गर्व की भावना नहीं है, वह मनुष्य तो है ही नहीं, पशु भी नहीं है, बल्कि वह क्या है, मृतक के समान है। अर्थात उसके अंदर जीवन का कोई भी अंश शेष नहीं है, कोई भी भावना शेष नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम, ऐसे जन को हम मृतक रूप में ही देखेंगे। विरह की मार्मिक व्यंजना। गुप्त जी के काव्य में विरह की अभिव्यक्ति भी जहां तहां हुई है। इसमें मुख्य रूप से मैं दो कृतियों का नाम लूंगी। एक तो साकेत, जिसमें पिता की आज्ञा पाकर राम सीता सहित 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं। भ्रातृ प्रेम और भ्रातृ सेवा के कारण लक्ष्मण भी वन को चले जाते हैं। उनकी पत्नी उर्मिला राजभवन में रह जाती हैं। राज वैभव उनके लिए असहनीय है। वे अपने पति को स्मरण करके अपने विरह को अभिव्यक्त करती हैं। यहाँ पर कवि ने बहुत मार्मिक वेदना को, उर्मिला की मार्मिक वेदना को स्पष्ट किया है, किंतु वे उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती। किंतु उन्हें इस बात का अवश्य दुख है कि जो उनके पति लक्ष्मण, उन्हें भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए। दूसरी ओर यशोधरा नामक खंड काव्य में सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर चले जाते हैं, और उस समय उनकी जो पत्नी है यशोधरा, उन्हें भी अत्यंत तकलीफ पहुंचती है। उन्हें तो इस बात का दुख है कि उनके पति उन्हें बताकर क्यों नहीं गए। वे कहती हैं कि नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय बे कैसे सहते, गए तरस ही घाते। अर्थात मैं उन्हें निष्ठुर भी नहीं कहना चाहती हूँ, कठोर हृदय भी नहीं कहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे पता है कि वे किसी ज्ञान प्राप्ति हेतु ही गए हैं। अब बच्चों हम देखेंगे अगली विशेषता, गांधीवादी विचारधारा। तो गुप्त जी चूंकि उस समय के ही युग प्रवर्तक कवि रहे हैं, इसलिए गांधीवादी विचारधारा से वे बहुत अधिक प्रेरित रहे हैं। सत्य, अहिंसा, मानवतावाद, ये सारे गुण के वे प्रबल समर्थक रहे हैं, और इसी कारण उनकी काव्य में यत्र तत्र गांधीवादी विचारधारा के हमें दर्शन होते हैं। साकेत में सीता जब वन को जाती हैं, तब वे भील आदिवासी महिलाओं को सूत काटना सिखाती हैं। उसी में हम साकेत में ही देखते हैं कि जब राम पिता की आज्ञा पाकर वन को प्रस्थान करते हैं, तो उस समय प्रजा, अयोध्या की प्रजा उनके रास्ते में लेट जाती है। इस तरह से वो एक सत्याग्रह करती है कि जाओ यदि जा सको, रोंद हमको यहाँ, यों कह पथ में लेट गए बहुजन वहां। अर्थात वो राम को जाने देना नहीं चाहती। तो इस तरह से उनके काव्य में गांधीवादी विचारधारा हमें बहुत अधिक देखने को मिलती है। और उनका मानना है कि राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, यदि वह प्रजा पालक नहीं तो हर तरह से त्याज्य है। अर्थात कि वही राजा बनने योग्य है जो कि अपनी प्रजा का ध्यान रखता हो, क्योंकि राजा भी प्रजा का एक प्रतिनिधि ही माना जाता है, और यदि वह प्रजा पालन में सक्षम नहीं है तो ऐसे राजा का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे राजा को त्याग देना चाहिए। पारिवारिक जीवन का आदर्श चित्रण। इनके काव्य में परिवार की
चित्रण की मनोरम झांकी हमें यत्र तत्र देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें पारिवारिक वातावरण की विशेष अनुभूति थी। परिवार में प्रेम, समर्पण, त्याग, निष्ठा, ईमानदारी, ये सारे गुण किस तरह से परिवार के सदस्यों के बीच में होने चाहिए, ये उनके द्वारा किए गए चित्रण में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उर्मिला पति के जाने से बहुत दुखी है, लेकिन उनके मन में फिर भी एक त्याग की भावना है। उनके मन में यह भाव है कि मैं अपने पति के काम में विघ्न बाधा न डालूं, इसीलिए वे कहती हैं, उनके वे पास रह के भी उनके काम में बाधा नहीं डालना चाहती। इसलिए वे कहती हैं कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। समाज सुधार की भावना। गुप्त जी का काव्य जन का काव्य है। उन्होंने समाज में व्याप्त दुरावस्था, व्यभिचार और कुरीतियों को बहुत बारीकी से देखा, इसलिए उनका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अपने काव्य में अछूतोद्धार, नारी की भावना, हिंदू मुस्लिम एकता जैसे विचारों का समर्थन किया। गुप्त जी का राम भी सारे समाज में एक सच्चे सेवक के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और इसीलिए वे कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अर्थात केवल वे संदेशवाहक नहीं है, वरन वे समाज के सच्चे सेवक हैं, अपने देशवासियों की सच्ची सेवा करना चाहते हैं और उनके सारे दुखों को दूर कर देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से गुप्त जी ने राम को समाधानकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। नारी चित्रण। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि उस समय नारियों की स्थिति ठीक नहीं थी और गुप्त जी नारी की दयनीय स्थिति से बहुत अधिक दुखी थे। वे नारियों पर अत्याचार के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में नारी विषयक चित्रण पूरी गंभीरता से किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने साकेत में वर्णित उर्मिला के चरित्र को नायकत्व की उपाधि प्रदान की है, नायकत्व का संबोधन दिया है, क्योंकि उसमें वर्णित उर्मिला का चरित्र अपने आप में संपूर्ण है। उसके अंदर एक श्रेष्ठ नायक के, नायिका के जो गुण होना चाहिए वे पूरी तरह से समाहित हैं। इसी तरह से यशोधरा में चित्रित जो नारी पात्र है, यशोधरा है, वे भी नारी के सम्यक गुणों को पूर्ण करती हैं और देशवासियों के लिए जो गुण होना चाहिए किसी भी रानी महारानी के अंदर, वे सारे गुणों को वो पूर्ण करती हैं। और इसके अलावा गुप्त जी ने नारियों की विषम स्थिति पर बहुत अधिक कटाक्ष किए हैं उन लोगों के प्रति जो नारी को सम्मान का दर्जा देने के पक्षपाती नहीं है। प्रकृति चित्रण। गुप्त जी ने अन्य कवियों की तरह अपने काव्य में प्रकृति का भरपूर चित्रण किया है। उनके द्वारा किया गया प्रकृति चित्रण मन को मोह लेने वाला है। रात्रि के समय का इतना सुंदर चित्रण गुप्त जी ने किया है। आप देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो इस तरह प्रकृति की अद्भुत छटा गुप्त जी के काव्य में जहां तहां हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त साहित्यकारों ने प्रकृति को मनुष्य की संवेदना से भी जोड़ा है और गुप्त जी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। जब उर्मिला को उनके पति लक्ष्मण छोड़कर के वन में चले जाते हैं, तब शरद ऋतु में खंजन पक्षियों को देख करके उर्मिला को लक्ष्मण के नेत्रों का भान होता है और वे कहती हैं, सखी को संबोधित करके कहती हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए। और उस समय वे जो उनके नेत्र हैं, जो लक्ष्मण के नेत्र हैं, उनकी तुलना खंजन पक्षियों से करती हैं, अर्थात खंजन पक्षियों को देख करके उन्हें लक्ष्मण के नेत्रों का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, मैंने आपसे अभी कहा था कि जो कला पक्ष है वह भी गुप्त जी का भाव पक्ष की तरह ही बहुत
बहुत समृद्धशाली है। तो इसके अंतर्गत भी हम कुछ विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहली विशेषता इनकी है वर्णन विशदता। तो इसमें इन्होंने जितने भी भाव हैं, भाव उन सभी का वर्णन बहुत ही विशद रूप में किया है। उनके जो दृश्य हैं, जब उनका वर्णन वे करते हैं तो वे हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। और इसी कारण कई बार उनकी कविताओं की पंक्तियों में, उनके गीतों की पंक्तियों में हमारे सामने एक चित्र जैसा उपस्थित हो जाता है। साकेत में जो अयोध्या नगरी का चित्रण उन्होंने किया है, उसमें आप देखेंगे कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग में मिलने गगन से जा रही। अगला पॉइंट हम देखेंगे उक्ति वैचित्र्य है। गुप्त जी कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं कहते। उनके हर कथ्य के पीछे एक उक्ति छिपी हुई है और विभिन्न परिप्रेक्ष्य में उन्होंने विभिन्न उक्तियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि नारी जीवन की दुखद स्थिति के लिए उन्होंने कितना बड़ा कटाक्ष किया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। भाषा वैशिष्ट्य। गुप्त जी की भाषा बहुत समृद्ध है। उनके पास शब्दों की बहुलता है। इतने सारे शब्द, नए नए शब्द उन्होंने अपने काव्य में गढ़े हैं कि कहीं और अन्यत्र वे दिखाई नहीं देते। उनकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। यद्यपि प्रारंभ के वर्षों में उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया था, तत्सम शब्दों का प्रयोग भी उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा प्रांतीयता के शब्द भी उनके काव्य में हमें दिखाई देते हैं। लाघन, छीटन, लंघन जैसे शब्दों का प्रयोग उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत भारती में, जब उन्होंने भारत भारती की रचना की, तो उस समय उनकी रचनाओं में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट हमें दिखाई देती है। इसके पश्चात है अलंकार। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान जैसे अलंकार उनके काव्य में हमें दिखाई देते हैं। इन सभी अलंकारों का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और इसके अतिरिक्त जो उनका जो काव्य है, उसमें पात्रों के अनुकूल ही उन्होंने भाषा, भाव और अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसे कि लक्ष्मण के भाव में उनके ओज गुण मिलता है, उर्मिला में के कथ्य में चांचल्य का प्रयोग दिखाई देता है, कैकई के कथ्य में थोड़ा रुदन है, पश्चाताप है, राम के कथ्य में गंभीरता है। और इस तरह से उनका जो सारी भाषा है, उनका जो अलंकार है, यह सभी समस्त शैली उनकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। इसके बाद हम देखेंगे पद। गुप्त जी के बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर ये कंटेंट आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम, 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, कुछ तकनीकी खराबी के कारण शायद। इसके बाद है छंद योजना। तो इनके काव्य में ढेर सारे हमें छंद देखने को मिलेंगे। किसी अन्य कवि के काव्य में इतने छंदों का प्रयोग नहीं किया गया है। उन्होंने तुकांत, आतुकांत और गीत का बहुत अधिक प्रयोग किया है। उनके जो तुकांत छंद हैं वे इतने अधिक समृद्धशाली हैं कि उनको पढ़ करके वे मतलब गेय जैसे लगते हैं, उनको गाने का मन
पाठक को होने लगता है। इसके अतिरिक्त गीत, रोला, छप्पर, सवैया, कवित्त, दोहा और अन्य छंदों का प्रयोग भी उन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। आतुकांत छंद भी उनके भाषा भाव और शैली की दृष्टि से बहुत अधिक समृद्धशाली हैं। अलंकार के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि उनकी जो अलंकार योजना है, उनके काव्य में विभिन्न अलंकारों की अद्भुत छटा हमें देखने को मिलती है। कुछ अलंकार सप्रयास लाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसी स्थिति है कि अलंकार स्वयं ही जैसे उनके काव्य में अपने आप ही आ गए हैं। तो इसका एक उदाहरण है पंचवटी का। बहुत आप लोगों ने बचपन से शायद पढ़ा होगा कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो अनुप्रास का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण उनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। इसका अतिरिक्त एक और उदाहरण आप देख रहे हैं, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। अब हम देखेंगे उनकी रचनाएं। उन्होंने दो तरह की रचनाएं लिखी हैं। एक है अनुदित यानी अनुवाद की गई, और दूसरी है मौलिक यानी स्वयं के द्वारा लिखी गई। तो अनुदित रचनाओं के अंतर्गत है विरहिणी, व्रजांगना, वीरांगना, मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध, स्वप्न वासव दत्ता और कई अन्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त है मौलिक के अंतर्गत रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, नहुष, साकेत, पृथ्वीपुत्र और किसान। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। अब बच्चों हम थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि टाइम कम होता चला जा रहा है, तो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक कविता की व्याख्या करेंगे। तो उसके पहले आप किस तरह से कविता की व्याख्या करेंगे इसको देख लें। जैसा कि आप जानते ही हैं, अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि सबसे पहले हमें कविता को बहुत अच्छे से पढ़ना। जब भी आप व्याख्या करेंगे तो कविता को बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आप उसमें संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ यानी कहाँ से कविता उद्धृत की गई है। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग यानी इन पंक्तियों में कवि क्या कहने की चेष्टा कर रहा है, और ये इसका जो पहले का पूर्व प्रसंग भी इसमें आप दे सकते हैं। इसके बाद आप व्याख्या करेंगे और उसके बाद आप विशेषताएं लिखेंगे, यानी कि इन पंक्तियों में कौन सी खास बातें कवि कहना चाह रहा है। इसके बाद आप काव्य सौंदर्य में आएंगे, जिसमें जो भी उन पंक्तियों में रस, छंद, अलंकार, शैली से संबंधित जो भी उसमें तथ्य हैं उन्हें आप उद्धृत करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम पहले कविता की व्याख्या कर लेते हैं। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो आप देखें कि यह रचना, इसमें अपना संदर्भ आएगा। यह रचना, ये पंक्तियां यशोधरा, गुप्त जी के प्रसिद्ध खंड काव्य यशोधरा से उद्धृत की गई हैं। प्रसंग है कि जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़ करके सिद्धि प्राप्ति हेतु, लक्ष्य प्राप्ति हेतु वन को चले जाते हैं, तो उस समय यशोधरा जब देखती हैं कि उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तब वे अपनी सखी से किस प्रकार के वचन कहती हैं, इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसमें आप जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी देख लेंगे, जैसे कि सिद्धि यानी लक्ष्य प्राप्ति, और यही बड़ा व्याघात यानी दुख। तो इस तरह से आप उनके अर्थ भी देखते चले जाएंगे। तो यशोधरा कहती हैं कि हे सखी, मेरे पति लक्ष्य प्राप्ति हेतु गए हैं, यह मेरे लिए बड़े ही अभिमान की बात है, लेकिन वे मुझसे कहकर नहीं गए, चुपचाप चले गए, चोरी चोरी चले गए। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। उसके बाद वही पुनरुक्ति है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। यह टेक है गीत की कि उन्हें मुझसे बताकर जाना था, मुझसे। यदि वे आगे की पंक्ति देखेंगे आप कि कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उर्मिला कहती हैं, यशोधरा कहती हैं, उर्मिला तो साकेत में है, यशोधरा कह रही हैं कि यदि वे मुझसे कहते, अपने लक्ष्य प्राप्ति का वर्णन करते, तो क्या मुझे वे अपने रास्ते का, मार्ग का कांटा पाते, मुझे अपने मार्ग में बाधक समझते। मुझको बहुत उन्होंने माना, उन्होंने मुझे बहुत अधिक सम्मान दिया है, उन्होंने मुझे सब कुछ बहुत अधिक
मुझे गौरव दिया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं पहचाना है, क्योंकि यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया होता तो निश्चित रूप से वो मुझसे कहकर ही अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु जाते। लेकिन मैंने अपने पति को ही सर्वस्व माना है। मैं उनके किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनना चाहती। जो भी मन में लाते, जो उन्होंने इस प्रकार के भाव सोच लिए, मेरे प्रति इस प्रकार की भावना रख ली, जो मुझे वे बिना बताए चले गए। अर्थात उन्होंने मुझे अपने मार्ग में बाधा पहुंचाने वाला ही समझा, तभी वे मुझसे चुपचाप चले गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रीतम के प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में। कवि कहते हैं कि वे, हम जो क्षत्राणी स्त्रियां हैं, तो स्वयं सुसज्जित करके, हम तो वे स्त्रियां हैं जो अपने पति को, अपने प्रिय, जो हमारे पति हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, उन्हें हम अपने हाथ से रक्षा कवच पहना के, सुसज्जित करके युद्ध में भेजती हैं क्षात्र धर्म के नाते। और यही हमारा क्षत्रिय धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर भी मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती, और पता नहीं क्यों मेरे पति मुझसे बिना बताए निकल गए। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, जिस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग्यहीन हूँ, तभी मुझे मेरे पति समझ नहीं सके हैं, जिस पर विफल गर्व अब जागा। अभी तक मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली और बहुत गर्वान्वित महसूस करती थी, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अधिक भाग्यहीन हूँ, क्योंकि आज मुझे जिसने अपनाया था त्यागा, आज मुझे उसी ने त्याग दिया जिसने बड़े ही सम्मान के साथ मुझे अपनाया था। रहे स्मरण ही आते, पर मैं क्या करूं, बार बार मुझे अपनी पति ही स्मरण आते हैं, उन्हीं की याद आती है, और मैं बार बार यही सोच करके दुखी हो रही हूं कि मेरे पति अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जाने के लिए मुझसे भूल कर नहीं गए। नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते। मेरे नेत्र तो उन्हें निष्ठुर कहते हैं, कठोर हृदय वाला कहते हैं, लेकिन इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते। कभी कभी मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा ही किया जो चुपचाप चले गए, क्योंकि यदि वो जाते तो भूल से भी यदि मेरे नेत्रों से आंसू बह जाते, तो वे इतने दयावान हैं कि वे उसे कैसे सहन कर पाते। गए तरस ही खाते, तो हो सकता था कि यदि वे मेरे थोड़े से भी आंसुओं को देख लेते तो मुझ पर उन्हें दया आ जाती। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पाए वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुंह से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मेरे पति चले गए हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि वे जहां भी गए हैं वे जाएं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, लेकिन इस जन के दुख से, अर्थात मेरे दुख से वे दुखी ना हो। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गए हैं और वे सफलतापूर्वक उसे प्राप्त करें। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। अब वे चले ही गए हैं, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन वे लौट कर आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे जिस सिद्धि साधना के लिए गए हैं उसको वे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि रोते प्राण उन्हें पावेंगे। वे प्रश्न करती हैं अपने आप से, क्या मैं इसी तरह रोते रोते यह विरह की अवधि गुजारूंगी और अंत में उन्हें प्राप्त करूंगी, पर क्या गाते गाते, और क्या मैं विरह गीत गाते गाते ही अपने पति को प्राप्त करूंगी। सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको, मैं जहां तक समझ रही हूँ कि आपको यह व्याख्यान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो छात्राएं हैं और छात्र हैं, वे पूरी तरह से कॉपी लेकर के, कलम लेकर के बैठे हुए हैं, और कुछ छात्र नोट भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो आपका मुख्य है प्रश्न उत्तर, तो इसमें हम देखते हैं
इस व्याख्यान से संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, तो जिनके उत्तर आपसे मैं पूछूंगी, मुझे तभी मालूम होगा कि आपने किस तरह से इसको सुना है और कितना समझा है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको निश्चित रूप से बन जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनके कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनको आपको बताना है। 4 विकल्प है, उनमें से एक सही है। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, अब विकल्प पर दृष्टि डालेंगे, सन 1980, सन 1880, सन 1884, सन 1886 और सन 1888। तो बच्चों अब कौन बताएगा? हेलो मैडम, मैं छिंदवाड़ा कॉलेज से धर्मेंद्र पहाड़े बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। पहले तो अपना नाम बताएं आप। जी मैम, धर्मेंद्र पहाड़े, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, बोलिए। जी 1886 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे पूरा यकीन हो गया, विश्वास हो गया, आपने बहुत ध्यान से सुना है इसको। शाबाश, बैठ जाएं। इसके पश्चात हम दूसरा को प्रश्न देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त किस तरह के कवि थे। विकल्प आपके सामने है, राष्ट्रीय कवि, छायावादी कवि, प्रयोगवादी कवि, प्राचीन विचारों के कवि। अब कौन बताने वाला है? आप में से कौन बताएगा? छिंदवाड़ा से ही बता रहे हैं। अच्छा, तो चलिए आप अपना पहले तो नाम बता दीजिए। मैम देवेश राजपूत मैं बता रहा हूँ। जी सुनाई नहीं पड़ा, थोड़ा सामने आइए। देवेश राजपूत। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही यहाँ तक, आप जोर से बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा सा। हेलो हेलो। होशंगाबाद। मैम पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से फैजान मंसूरी बोल रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ बोलिए। राष्ट्रीय कवि है इसका। हाँ, आंसर है राष्ट्रीय कवि। हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश, बैठिए। अब अगला प्रश्न देखिए आप, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस जो ये पंक्तियां हैं, इसमें यशोधरा की मुख्य वेदना है कि उसके पति। अब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखिए, चोरी चोरी गए, कहकर गए, छुप कर गए, पुत्र से मिलकर गए। होशंगाबाद के छात्र मुझे दिखाई दे रहे हैं, होशंगाबाद के छात्र, होशंगाबाद के छात्र मुझे दिख रहे हैं। हेलो हेलो मैम, मैं नीमच से बोल रही हूँ। नीमच से बोल रहे हैं आप? दिख नहीं रही हैं स्क्रीन पे, सामने आए, थोड़ा सामने आ जाइए, सामने आइए। हाँ, अब अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम सोनू सोलंकी है। सोनू सोलंकी। तनु सोलंकी, अच्छा अच्छा, हाँ बताएं। सोनू सोलंकी। सोनू सोलंकी, अच्छा अच्छा, सोनू सोलंकी, हाँ बोलिए। मैम इसका उत्तर है चोरी चोरी गए। हाँ, उनका दुख किस बात को है कि वो मतलब चुपचाप चले, चोरी चोरी चले। ठीक है, शाबाश, बैठिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, गीत में किसका कथन है? मतलब यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसमें मैं विकल्प आपको दे रही हूँ। सखी का कथन किसका है? सखी का, यशोधरा का, प्रजापति का, मायावती का। अच्छा, मैंने अभी पूछा था होशंगाबाद, होशंगाबाद बच्चों सभी जगह मुझे दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट में आपसे भी क्वेश्चन करती हूँ। होशंगाबाद के बच्चे, हाँ आइए, आइए यहाँ पे स्क्रीन के सामने। हाँ बताइए, अपना नाम बताएं, नाम बताएं। देवेश राजपूत। थोड़ा जोर से बोलिए। देवेश राजपूत। नहीं सुनाई पड़ रहा, बिल्कुल नहीं आवाज आ रही है। देवेश राजपूत मैम। हेलो देवेंद्र, हाँ हाँ बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैम यशोधरा का। हाँ, सखी वे मुझसे कहकर जाते किसका कथन है? यशोधरा का कथन है। जी मैम। अगला देखेंगे, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के सर्ग से संबंधित है। मतलब कौन से सर्ग से संबंधित है? इसके कुछ विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं। विकल्प देखें, प्रथम सर्ग, पंचम सर्ग, सप्तम सर्ग, नवम सर्ग। हाँ बोलिए, आप बहुत देर से लाइन पे हैं, बताएं, नाम बताएं पहले। कौशल्या बामनिया। कौशल्या, हाँ बोलिए। जी बोलिए। नवम सर्ग।
हाँ नवम सर्ग। शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल सही है। बैठ जाइए। जो उर्मिला का विग्रह वर्णन साकेत के नवम सर्ग से संबंधित है। कुछ अति संक्षिप्त प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, बहुत छोटे से उत्तर इनके होंगे। ये सबसे पहला प्रश्न है, यशोधरा के रचनाकार का नाम लिखिए। बताइए, यशोधरा के रचनाकार का नाम आप बताएं। किसकी कृति है ये? कौन बताएगा? कहाँ से? मुझे खरगोन में विद्यार्थी हेलो। दिखाई देते हैं। खरगोन से बोलेंगे आप। बताएं खरगोन में। वही छात्र बताएं। अच्छा, ये हेलो। हाँ बोलिए, खरगोन से आप नाम बताइए। इधर आइए, माइक के सामने, स्क्रीन के सामने आइए। माइक लेकर के स्क्रीन के सामने आइए। मैम मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से बोल रहा था, वीरेंद्र चौरिया। इसका हाँ, मैथिली शरण गुप्ता आएगा मैम। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपका नाम? वीरेंद्र चौरिया मैम। अच्छा, वीर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? और इसका सन भी बताएंगे आप। सन भी बताइए। हेलो। मैंने आपको बताया था कहाँ के विद्यार्थी बताएंगे। खरगोन से आप फिर से आए हैं, आप सामने तो बोलिए फिर। हेलो। हाँ बोलिए, नाम बताए। बड़वा से बोल रहा हूँ, दीपक गाड़गे। अच्छा, चलिए बोलिए बड़वा से। हाँ, मैथिली बताइए। शरण गुप्त। हाँ, और सन बताइए। सन याद हाँ। नोट नहीं किया आपने? हाँ, नहीं नोट किया। और कोई बताएगा यहीं बड़वा से? हेलो। कोई और कोई बताएगा? बताइए, किसी और ने नोट किया हो तो। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, 1963 में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों, और भी कोई प्रश्न यदि आपके मन में हो, कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। कोई क्वेश्चन करना चाहें तो बताएं। कुछ पूछना आपको? बड़वा के बच्चे सामने दिख रहे हैं, कुछ पूछना हो तो बताइए। मैम होशंगाबाद से देवेश राजपूत पूछना चाहते हैं। हाँ, होशंगाबाद से। हाँ बस। मैम हाँ, पढ़ का अर्थ क्या है? क्या पढ़ का अर्थ क्या है? क्या बोल रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं आ रहा, थोड़ा माइक सामने लाइए। मैम पढ़ का अर्थ क्या है? पण का? पढ़, हाँ। पण प्रण से है संबंधित। ठीक है, समझ गए ना? प्रण से हाँ, संबंधित। बैठ जाइए। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। और कुछ पूछना चाहते हो तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का यह लेक्चर अच्छे से तैयार हो गया होगा। आपने ध्यान से पूरी तरह इसको सुना होगा, और इसमें अब आप ही देख लीजिए, थोड़ा नोट कर लें। ये कुछ संदर्भ पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ेंगे साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवि, इसको आप लिख लें, नोट कर लें। द्वारका प्रसाद सक्सेना ने इस ग्रंथ को लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है। कर लिया नोट आपने? हिंदी के आधुनिक कवि, हाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं, नोट कर लीजिए। द्वारका प्रसाद सक्सेना। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दोनों का ही आप अध्ययन करें। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जो अभिनंदन पत्र है, उससे भी इस व्याख्यान में कुछ सामग्री ली गई। इसके बाद सरस्वती पत्रिका में भी मैथिली, उसके जो विभिन्न अंक हैं उनमें भी मैथिली शरण के कई सारे जो आलेख हैं प्रकाशित हुए हैं, और उनके बारे में बहुत सारी बातें प्रकाशित बच्चों। तो आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो गई होगी और आपने ध्यान से सुना होगा। इसी तरह से आप हर एक कक्षा में आएं और टाइम से आएं, और टाइम से आने के बाद आप लोग इस
अध्ययन को करें, व्याख्यान को सुने और उसे समझें तथा परीक्षा की तैयारी में उसका प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, नमस्कार।